हाय फ्रेंड्स, आज 24 तारीख है और 24 तारीख के दिन देख सकते हैं एक्सिस बैंक की रिपोर्ट आने जा रही है। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे एक्सिस बैंक की रिपोर्ट के मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बैंक का एनालिसिस करेंगे। उसके हिसाब से ट्रेड आज बनता है या नहीं बनता है वो आपका कॉल हो सकता है, लेकिन पोजीशन क्या दिख रही है। तो एक्सिस बैंक का रिजल्ट ओवरऑल देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्सिस बैंक देख सकते हैं नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू फॉल 5% ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट में गिरने की अनुमान है एंड मार्जिन प्रेशर, जो उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसके कारण प्रॉफिट फॉल करेगा। एंड विद द स्लगिश लोन ग्रोथ, जो लोन ग्रोथ जो हो रहा है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, यानी एडवांस में। तो ये तीनों पैरामीटर के अकॉर्डिंग एक्सिस बैंक की पोजीशन थोड़ी सी न्यूट्रल बोले या प्रॉफिट में ग्रोथ है तो गिरने की संभावना ओवरऑल इस न्यूज के अकॉर्डिंग दिख रही है। अगर ऐसा न्यूज आता है और ऐसा रिजल्ट आते हैं तो ये गिरेगा। तो बिफोर अर्निंग रिपोर्ट ट्रेडिंग की पोजीशन के हिसाब से फोरकास्टिंग रिजल्ट क्या है उसका हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं एक्सिस बैंक थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया का। Q4 की अर्निंग थर्सडे आज जैसे कि 24 अप्रैल के दिन आने वाली है और इसके अकॉर्डिंग इसमें को फाइनेंशियल रिजल्ट और स्टेटमेंट भी 31 मार्च तक का इनमें मिलेगा। एक्सिस बैंक एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट म्यूट अर्निंग। इसकी अर्निंग ओवरऑल साइलेंट रहेगी, बहुत ज़्यादा फास्ट अर्निंग देखने को एक्सपेक्टेशन नहीं है मार्केट को। एंड इस हिसाब से एक्सिस बैंक को आप रिव्यू कर सकते हैं। अब हम लोग वन बाय वन एक्सिस बैंक के ग्रोथ पोटेंशियल के ऊपर देखते हैं। मार्केट को क्या अनुमान है? मार्केट को प्रोजेक्टेड नेट प्रॉफिट 6,773 करोड़ का अनुमान है ड्यूरिंग ये फोर्थ क्वार्टर में, मार्च 2025 में। और इसमें फॉल कितने देखने को मिल सकता है? रजिस्टर्ड विथ फॉल 5% फ्रॉम द 7,129 करोड़ का। तो अभी 7,129 है, जो कि आपको मार्केट में 5% का फॉल के हिसाब से 6,773 करोड़ रुपया का देखने को मिल सकता है। नेट NIN, नेट इंटरेस्ट इनकम, इनकम के थ्रू जो इनकम के थ्रू जो इनका आएगा वो पैसा करीब 13,900 करोड़ रुपए का आने का अनुमान है, और ईयर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे, जो कि 6% के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से ये है। अब एक्सिस बैंक का हम लोग 2 मिनट एनालिसिस के तौर पर देखते हैं कि एक्सिस बैंक की क्या पोजीशन है। चलिए फ्रेंड्स, तो एक्सिस बैंक का देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। तो प्राइवेट बैंकों में इसके ऐसे HDFC के बाद इनका मार्केट कैप वैल्यूएशन के हिसाब से इनका नंबर आता है। आज के डेट में प्राइस क्या चल रही है? आज के डेट में प्राइस 1,206 रुपये 50 पैसा चल रहा है, जो कि 10 रुपये की गिरावट देखने को मिली थी 23 अप्रैल को लगे कल के ट्रेडिंग सेशनों में। इनकी वीकली हाई वीकली लो की बात करें, वीकली लो 934 रुपीज़ है और वीकली हाई करीब करीब 1339 रुपीज़ का है। मार्केट कैप जैसे कहा कि थर्ड लार्जेस्ट पोजीशन में है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। सबसे पहले इसकी काशा देखिए 42 की है। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का ग्रोथ रेट आपका 42 का है, जो 40 के ऊपर, 40 और 60 के बीच में होने से बेटर होता है। तो 40 के ऊपर काशा तो दिख रहा है अभी के सिनेरियो में। अभी ये कहा जा रहा है कि काशा में डिक्लीन होने की संभावना है। तो इसमें हम लोग लास्ट जब रिजल्ट आने के बाद एनालिसिस करेंगे। नंबर इक्विटी शेयर P17 का चल रहा है। प्राइस टू बुक 2 के ऊपर है तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फेस वैल्यू 2 की है। डिविडेंड 0.08 का है तो डिविडेंड बहुत कम है। और बुक वैल्यू 552 रुपये की, बुक वैल्यू से 2 से ऊपर, मतलब डबल पे के हिसाब से ट्रीट कर रहा है ये स्टॉक। नेट इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट के थ्रू इनकम देखेंगे तो 49,894 रुपीज़ की है। कॉस्ट टू इनकम जनरेट करने के लिए जो कॉस्ट पे करना है उसका 48% पे करना पड़ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट 50 के नीचे है, तो यहाँ भी ये गुड शाइन है, यहाँ पे भी कोई इशू ज़्यादा नहीं दिख रही है। इनका प्रमोटर होल्डिंग 8% का है। अगर हम लोग बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी बाकी बार डिटेल देखेंगे। और EPS 85 रुपीज़ की है, अर्निंग पर शेयर 85 रुपीज़ की है। CR एडुकेशन रेशियो, यानी 12% जो प्राइवेट बैंक को रखना है उसमें ये 16% रख रही है, तो वहाँ भी आपका 4% ऊपर है एडुकेशन कैपिटल एडुकेशन रेशियो। एंड ROE रिटर्न जो 12 के ऊपर देनी है वो आपका 18% दे रहा है, तो रिटर्न में भी एक्सिस बैंक ओके। ROC 14 का है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो इस अभी तक का है, जो कि रिजल्ट आने के पहले करीब करीब 150 से ऊपर का प्रॉफिट ग्रोथ थी। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत दिख रहा है। अभी यही संभावना है कि प्रॉफिट ग्रोथ कम हो सकता है। इस पे हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ बहुत अच्छा रहा, थोड़ा सा कम भी हो जाएगा प्रॉफिट ग्रोथ पिछले क्वार्टर के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा वरी होने की संभावना नहीं, दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट इस बार का ज़्यादा है। लेकिन एनालिसिस करने का पॉइंट ये है कि पिछले बार प्रॉफिट बहुत ज़्यादा किस वजह से आया, तो अभी प्रॉफिट गिर के रहा है किसके? क्योंकि प्रॉफिट में मेन इंपैक्ट होता है प्रोविजन का, तो हम लोग उस हिसाब से बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा।
मोटा-मोटी पेयर के थ्रू कंपैरिज़न करेंगे तो इनका सीएआर एडुकेसी रेशियो 16 का आ रहा है, जो कि कोटक 4th नंबर पे, 3rd नंबर पे देखा जाए तो कोटक 20 की एडुकेसी पे आ रही है, आईसीआईसीआई 16 का है, एचडीएफसी 18 का है। तो एडुकेसी रेशियो हमको ये बताता है कि इनके पास प्रॉपर फंड है कि नहीं, जो आरबीआई की गाइडलाइंस 12% से ऊपर प्राइवेट बैंकों के लिए है, उससे ऊपर है कि नहीं। तो उससे ऊपर तो है, और उसके ऊपर है के बाद भी अगर देखेंगे तो आईसीआईसीआई के बाद इनका नंबर आता है 3rd पोज़ीशन पे। नेक्स्ट कंपैरिज़न देखिए एनपीए, नेट एनपीए कितना कर रही है? नेट एनपीए अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन रिजर्व पोजीशन देखा जाए तो नेट एनपीए का बड़े बैंकों से कंपैरिजन करेंगे तो 3.333 एचडीएफसी का, जो कि नेट एनपीए बढ़िया है, जो कि 0.5 से कम हो तो बहुत बड़ा बेहतर होता है नेट एनपीए। उसके बाद आपका कोटक बैंक का है, और कोटक बैंक के साथ ही एक्सिस बैंक का है। उसके बाद नेट एनपीए 45.45 एसएसआई का है। तो नेट एनपीए का मामला में ठीक है, यानी जो एनपीए होना है अमाउंट वो बहुत कम ही है। रिटर्न ऑन एसेट एक मेन पैरामीटर है, जो एफिशिएंसी रेशियो है, जिसके बारे में देखें तो 1 से ऊपर होनी चाहिए। एचडीएफसी के केस में 2 है, आईसीआईसीआई के केस में भी उससे ज़्यादा है, 2.37 है, कोटक में भी 2.54 है। इनके कंपैरिजन में 1.78 है, जो कि ज़्यादा तो है बट इनके कंपैरिजन में कम है, इसलिए थोड़ी से इन लोगों के कंपैरिजन में थोड़ी सी वीक स्टॉक कहलाती है। देखिए, रिटर्न ऑन एसेट में जैसा डिक्लीन आएगा उस हिसाब से आपका आरओई में आना चाहिए, लेकिन इनका आरओई अगर कंपेरिजन करें तो सेकंड पोजीशन पे आरओई के मामले में है। तो रिटर्न ऑन एसेट कम दे रही है बट रिटर्न ऑफ इक्विटी ज़्यादा निकाल रही थी। एक पॉजिटिव पॉइंट के तौर पे माना जा सकता है कि 18% इनका आरओई दे रहा है, जबकि एचडीएफसी का 17% है, और आईसीआईसीआई का 18% है, और कोटक का 15%। तो उस रिटर्न ऑन एसेट पे ये प्रॉफिट निकाल रही है, यानी प्रोविजन अमाउंट इनका कहीं ना कहीं कम हो रहा है, और प्रोविजन में इनको कुशन मिल रहा है। ईपीएस के अकॉर्डिंग देखें तो 85 का ईपीएस चल रहा है, कोटक का भी 85 का इस पर ईपीएस है, और 88 का ईपीएस एचडीएफसी का चल रहा है। एचडीएफसी ईपीएस के मामले में लीड कर रही है, और आईसीआईसीआई का ईपीएस 26 का चल रहा है। इनका पी का कंपेरिजन करें, कंपेरिजन तो 14 का पी पे है, एचडीएफसी आपका 21 के पी पे है, आईसीआईसीआई भी 21 के पी पे है, और कोटक 26 के पी पे। तो 26 के पी के अकॉर्डिंग कोटक से तो थोड़ा सा सस्ता है, और रिटर्न ज़्यादा है, तो उस हिसाब से कोटक से तो ये भारी पड़ रहा है। बैंकिंग स्टॉक में जो वैल्यूएशन स्टॉक के मैट्रिक्स का जो एनालिसिस होता है, पीबी पे होता है। पीबी पे कितने चल रहा है? 1 3 5, यानी 3 के नीचे है कि नहीं, ये मीडियम से होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2.18 का इसका पीबी चल रहा है एक्सिस बैंक के लिए, और कोटक के लिए 3.589 का ईपीएस है। तो कोटक थोड़ा सा महंगा है इस वैल्यूएशन के। आईसीआईसीआई एसएससीआई 3.55 है, और एचडीएफसी 2.93 है। वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोटक जिस हिसाब से रिटर्न बना रही है उस हिसाब से पीबी प्रो बुक ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से कोटक थोड़ा महंगा है। प्राइस का एनालिसिस करें, एचडीएफसी 19 के आसपास चल रही है, आईसीआईसीआई 14 के आसपास चल रही है, कोटक 2226 के आसपास चल रही है, 1206 के आसपास। तो प्राइस इज डजंट मैटर, मेन इनका ईपीएस ग्रोथ आ रहा है कि नहीं आ रहा, उस हिसाब से इनको देखना था। ईपीएस के हिसाब से एक्सिस बैंक गुड गुड है। आरओई देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि एफिशिएंसी रेशियो है और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, जिसमें 18 का आरओई चल रहा है, जो कि लास्ट आरओई आपका 9 की थी। तो इस क्वार्टर टू क्वार्टर एंड के ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखा जाए तो पिछले ईयर के हिसाब से लास्ट ईयर अभी के ईयर में 18 की आरओई चल रही है। तो अभी इनके रिजल्ट आने से ये आरओई 18 में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा वो देखना पड़ेगा, जो कि अभी सिनारियो है कि प्रॉफिट में गिरावट है तो आरओई में भी गिरावट हो सकती है। तो हम लोग इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे आफ्टर रिजल्ट। देन अनदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, आरओई रिटर्न ऑन एसेट, पूरे एसेट पे बैंकिंग, चूंकि बैंकिंग एक लेवरेज का बिजनेस है, पूरे एसेट पे कितनी रिटर्न दे रही है, प्रॉफिट और एसेट को डिवाइड करते हैं तो हमारा आरओई आता है। तो प्रॉफिट 1% का कम से कम हम लोग मान के चलते हैं, जिसके कारण आरओई वन एक एक का निकल के आता है। तो हमारा 0.78 आरओई निकल के आ रहा है, तो आरओई 1.78 पिछले के आरओई से ज्यादा है। तो आरओई का अप ट्रेंड मार्क ये दिखा रहा है कि कंपनी की प्रॉफिट निकाल के ला रही है। बैंकिंग स्टॉक के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एनपी, और एनपी ही पूरा खेला प्रॉफिट और लॉस का हो जाता है। अगर एनपी आपकी ग्रेजुअली कम हो रही है तो गुड अच्छी शाइन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सिस बैंक के कंडीशन में ग्रेजुअली ये कम हो रहा है, 0.34 का एनपी है, और 0.5 से भी कम है, और अपने कॉम्पिटिटर से भी कम है। तो ये एक एजेड एडवांटेज इनको दे रहा है। तो यानी इसमें नेट एनपी में क्या होगा, पैसा आपका जो पैसा प्रोविजन में रख रहे हैं उसके बाद भी हमारा प्रोविजन प्रोविजन कवरेज रेशियो इनका ज्यादा आ रहा है, जिसके कारण ग्रॉस से एनपीए कम होगा और 0.34 आएगा। वो प्रोविजन पे हम लोग देखेंगे। आरओई बढ़ गया तो भाई क्या होगा, कम से कम नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपको बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है, चूंकि रिटर्न तभी बढ़ेगा जब आपकी मार्जिन बढ़ेंगे,
यानी आपको बैंक को लोन देना है और पैसा आना है, वो दोनों के डिफरेंस में जो प्रॉफिट है वही इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। 0.34 और 3.54 का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर, और वो 5 ईयर्स 3 ईयर्स के कंपैरिजन में भी ये ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि ये इनके लिए एक अच्छी बात है। जैसा कार रेशियो के बारे में बात किया, एडुकेट फंड कंपनी के पास में है या नहीं है, तो 12% का जो आरबीआई का गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये ऊपर रख रही है, करीब 16% रख रही है, तो 4 से 5% का क्वेश्चन यहाँ पे है। सीआर रेशियो क्वेश्चन है और दूसरे के कंपेरिजन में भी ये बेहतर है, तो सीआर के पॉइंट पे ये ओके ओके है। एनपीए होने के बाद भी कुछ होगा तो यहाँ पे पैसा बचा है कंपनी का। कॉस्ट टू लाइबिलिटी 4.70 का है, तो कंपेरिजन करेंगे पेयर से तो 5 के आसपास आएगा, उससे नीचे होना चाहिए। तो कॉस्ट टू लाइबिलिटी आपकी ठीक ठाक आ रही है 4.7 का। पी हम लोगों ने इंडिविजुअल में भी कंपैरिजन किया था, उस हिसाब से ये सस्ता दिख रहा था। और पीईजी के हिसाब से देखें तो अगर पी बढ़ने के बाद में ईपीएस ग्रोथ आ रहा है कि नहीं, तो पी और ईपीएस ग्रोथ को कॉम्बिनेशन करते हैं तो पीजी आता है 0.09 का, तो उस हिसाब से तो भाई ये सस्ता है वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग भी। एडवांस ग्रोथ के आपका उनके लोन देने में जो ग्रोथ है 14% का है, ये थोड़ा कंसर्न 20 से कम है, क्योंकि हमको लोन ग्रोथ कम से कम 20 के ऊपर चाहिए। उसके बाद आपको एनपीए नहीं होना है, ये चीज़ को कंसर्न करना है। तो यहाँ पे आपका एडवांस ग्रोथ रेट 14% है, और एचडीएफसी ऐसे ऐसे करेंगे तो कंपेरिजन ये एडवांस का ग्रोथ रेट, लोन देने का ग्रोथ रेट कम है। ओवरऑल शेयर पैटर्न की बात करें, 43 से 44% आपके एफ आई आईज रखा हुआ है, 40% का डी आईज रखा है, प्रमोटर 8% का रखा हुआ है, पब्लिक 7% का है। तो एक्सिस बैंक में पब्लिक इंटरेस्ट कम दिखा रही है। एफ आई एस का होल्डिंग अगर देखा जाए एज कंपेरिजन सभी से, तो एक्सिस बैंक में मुझे लग रहा है 40 से ऊपर का एक्सिस बैंक एफ आई एस रखे हुए हैं। तो एफ आई एस का होल्डिंग तगड़ा बढ़ना हुआ है और डी आईज इसमें पकड़े हुए हैं स्टॉक को, तो होल्डिंग के अकॉर्डिंग से ओके ओके दिख रहा है। अब इनके समराइज कर ले इनके स्ट्रेंथ पॉइंट को, तो एसेट एनपीए कम हो रहा है, वेरी गुड है। कासा 42 है, वेरी गुड है। कासा 40 से ऊपर होना चाहिए, 40 और 60 के बीच में हो तो वेल एंड गुड है। 40 से नीचे कासा नहीं होनी चाहिए। एंड टोटल कैपिटल एडुकेशन रेशियो 16 है, जो कि आपने बताया 12 से ऊपर है, तो ये एक एडवांटेज इनको मिल रहा है। देखिए कॉस्ट टू इनकम रेशियो नियर अबाउट ये 50 के पास जा रहा है, तो कॉस्ट टू इनकम 40 से नीचे लेके आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा एक्सिस बैंक के लिए, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रोविजन, इंक्रीजिंग एंड प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, ईयर ऑन ईयर में 40% की प्रोविजन में इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखने को मिला है। तो प्रोविजन एक नेगेटिव पॉइंट इसके अंदर है, और प्रोविजन ही ऐसा जो आपका एनपीओ को बढ़ा देगा, तो इसके लिए ये पॉइंट इसका नेगेटिव निकल के आ रहा है। ऑफलाइन ग्रोथ की जैसा बात करिए, 19% 3 ईयर्स के साथ में इसका रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है एक्सिस बैंक का। एडवांस जो लोन देने में 14% के हिसाब से ग्रोथ है समराइज, और ये लास्ट 3 ईयर्स में 16% का था ग्रोथ एडवांस में। तो जिस हिसाब से एडवांस का ग्रोथ तो डिक्लीन होता हुआ दिख रहा है। काशा का देखिएगा, काशा 42 का चल रहा है, जैसे कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी 4.7 का है, तो इस हिसाब से कासा इनका और थोड़ा होना चाहिए। कासा कासा का पोजीशन फिर भी 40 के ऊपर है तो चलेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे इस हिसाब से। और वे 1.78 का है, जो कि वेल एंड गुड पॉइंट दिख रहा है। ओवरऑल इनकी बात करें तो ये स्टॉक मोटा मोटी पोजीशन सही है, और इनके प्रॉफिट कम भी आते हैं, तो बहुत ज़्यादा गिरने की संभावना मुझे स्टॉक को नहीं दिखती है, क्योंकि पिछले ईयर्स का प्रॉफिट जैसे हमने बताया कि 156% है, उस हिसाब से क्वार्टर टू क्वार्टर ये गिर भी रहा है, तो बहुत ज़्यादा ये पैनिक नहीं करेगा स्टॉक। तो ये स्टॉक फंडामेंटली अप्रॉक्सीमेटली ठीक ठाक लग रहा है, एनपीए के हिसाब से भी ज़्यादा नहीं है। प्रोविजन है, प्रोविजन को जो है स्टडी करने का मुद्दा है, और प्रोविजन एक मेन पॉइंट है। चलिए कमेंट्स कीजिए, जिसमें प्रोविजन के बारे में हम लोग इसका डिटेल स्टडी करेंगे, और आगे वीडियो में कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी क्वेश्चन इसमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।